सब्सक्राइब करें मेरी चैनल स्टडी विद दीपा सैनी को और इसके साथ बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिए जिसके चलते आप मेरी सभी वीडियोस को देख सकें। आज की क्लास में मैं आपको करवाने जा रही हूँ अफ्रीका। तो आज हम अफ्रीका कॉन्टिनेंट को पढ़ेंगे पूरा डिटेल से ज्योग्राफी के तौर पर। ठीक है, तो ज्योग्राफी भी कर रहे हैं तो ज्योग्राफिकल जो फीचर्स होते हैं वो सारे कवर अप करेंगे अफ्रीका कॉन्टिनेंट के। तो चलिए शुरू करते हैं अपनी आज की क्लास। तो अफ्रीका कॉन्टिनेंट, यहाँ पर मैंने जो मैपिंग की है ये है आपका अफ्रीका कॉन्टिनेंट यानी अफ्रीका महाद्वीप। यहाँ पर देखो ये वाली जो बाउंड्री है यहाँ से शुरू होकर और बिल्कुल नीचे तक इतना और वापस आकर यहीं पर मिला हुआ, ये आपका जो इतना इतना पार्ट है यही है अफ्रीका कॉन्टिनेंट यानी अफ्रीका महाद्वीप। तो ये पूरा अफ्रीका और ये ऊपर यहाँ पर ये अफ्रीका और इसके ऊपर यहाँ पर जो ये बाउंड्री बनी हुई है ये है यूरोप। ये जो बाउंड्री बनी हुई है ये कौन सा कॉन्टिनेंट है? यूरोप। और एक बार मैं आपको लोकेशन बता दूं फिर उसके बाद करेंगे अपनी क्लास शुरू। और यहाँ पर अफ्रीका और यहाँ पर जो कॉन्टिनेंट आता है ये है एशिया, ये है एशिया। ठीक है, इतना समझ गए। अफ्रीका के ऊपर यूरोप और अफ्रीका के इस साइड एशिया। यहाँ पर देखो एक पतला सा ये कह सकते हो आपको एक नाली टाइप दिख रहा होगा यहाँ पर, तो पर वर्ल्ड के मैप पर ये बहुत बड़ा है। तो अफ्रीका और एशिया के बीच में यहाँ पर क्या है? लाल सागर, लाल सागर। अफ्रीका प्लस एशिया, लाल सागर। और अफ्रीका और यूरोप के बीच में कौन सा सागर है? भूमध्य सागर, भूमध्य सागर, भूमध्य सागर। तो ये एग्जाम में पूछा जाता है अफ्रीका प्लस यूरोप कौन सा सागर आप पढ़ता है बीच में? भूमध्य सागर। अफ्रीका और यूरोप के बीच में भूमध्य सागर। और अफ्रीका प्लस एशिया तो इन दोनों के बीच में कौन सा सागर पड़ता है? लाल सागर। अब आप सबने सुना था भूमध्य सागर और लाल सागर दोनों को आपस में जोड़ने के लिए एक कैनल का निर्माण किया गया था, एक नहर का निर्माण किया गया था 1869 में। तो वो नहर कौन सी थी? वो नहर थी भाई आपकी, यहाँ पर देखो ये पहले ऐसे जुड़ा हुआ था, यहाँ पर एक ये कह सकते हो प्रायद्वीप था और प्रायद्वीप का नाम था सिनाई। तो सिनाई प्रायद्वीप को काट दिया गया, यहाँ पर सिनाई प्रायद्वीप को काट दिया गया और एक नहर का निर्माण किया गया और उस नहर का नाम है सवेज नहर, सवेज नहर। तो लाल सागर और भूमध्य सागर को आपस में कौन सी कैनल जोड़ती है, कौन सी नहर जोड़ती है? स्वेज नहर। तो इतनी बात आपको समझ में आ गई। ऊपर इधर एशिया और ऊपर यूरोप, यूरोप और अफ्रीका के बीच में भूमध्य सागर, एशिया और अफ्रीका के बीच में लाल सागर। भूमध्य सागर को लाल सागर से जोड़ती है कौन सी नहर? स्वेज नहर। उसके अलावा एक पनामा नहर भी मोस्ट इंपोर्टेंट है जो हमने की थी, उत्तरी अमेरिका और दक्षिण अमेरिका दोनों कॉन्टिनेंट को आपस में जोड़ती है पनामा नहर। यहाँ पर यूरोप और अफ्रीका एक जल संधि के द्वारा भी एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, यानी एक स्ट्रेट के द्वारा भी एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। वो कौन सी स्ट्रेट है? तो वो है भाई जिब्राल्टर, जिब्राल्टर जल संधि कहो या स्ट्रेट कह लो इंग्लिश में, जिब्राल्टर जल संधि। यूरोप प्लस अफ्रीका कौन सी जल संधि? जिब्राल्टर जल संधि। इतना समझ में आ गया। अब इधर देखो यहाँ पर भी आपकी एक गल्फ भी पड़ती है, यानी एक खाड़ी पड़ती है जिसका नाम है गल्फ ऑफ एडेन। यहाँ पर पड़ती है गल्फ ऑफ एडेन। ठीक है, गल्फ ऑफ एडेन। वैसे ये अफ्रीका है, अफ्रीका का ये एक क्या है? ये एक आइलैंड है। क्या है? आइलैंड है, द्वीप है। इसका नाम क्या है? मेडागास्कर। कौन सा द्वीप है ये? मेडागास्कर द्वीप। ये सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए क्योंकि इन्हीं से ही क्वेश्चन बनेंगे। तो आपको इतनी इंफॉर्मेशन अफ्रीका के बारे में जरूर होनी चाहिए। मेडागास्कर आइलैंड है ये। ठीक है, अब मेडागास्कर आइलैंड और अफ्रीका इन दोनों के बीच भी एक जल संधि है, एक स्ट्रेट है। उसका नाम क्या है? मोजाम्बिक स्ट्रेट। क्या नाम है? मोजाम्बिक स्ट्रेट। मोजाम्बिक जल संधि कहो या स्ट्रेट कहो। ठीक है, मोजाम्बिक स्ट्रेट या जल संधि किसके किसके बीच? मेडागास्कर प्लस अफ्रीका के बीच। इतनी बात समझ में आ गई। यहाँ पर जो ये अफ्रीका है, लाल सागर हमने देख लिया, गल्फ ऑफ एडेन हमने देख ली। यहाँ पर आपका अरब सागर पड़ता है, अरब सागर। और यहाँ पर क्या पड़ता है? यहाँ पर पड़ता है हिंद महासागर, हिंद ओशियन, हिंद महासागर। अफ्रीका के पूर्व में कौन सा ओशियन पड़ता है? हिंद महासागर, जो भारत के दक्षिण में भी आता है।
अफ्रीका के साउथ में बात करें तो साउथ में नीचे तो आप सबको पता है अंटार्कटिका महासागर आता है, अंटार्कटिका महासागर, ठीक है। अफ्रीका के वेस्ट की ओर बात करें यानी अफ्रीका के पश्चिम की ओर बात करें तो यहाँ पर एस आकार की आकृति में कौन सा कॉन्टिनेंट नहीं सॉरी ओशियन, कौन सा ओशियन है, अंध महासागर। तो यहाँ पर कौन सा ओशियन पड़ता है, अंध महासागर, जिसे इंग्लिश में कहते हैं अटलांटिक ओशियन। तो इतनी बात आपको पता होनी चाहिए। देखो हमने सागर सारे कवर अप कर लिए, भूमध्य सागर, लाल सागर, महासागर पढ़ लिए। अफ्रीका के पश्चिम में पड़ेगा आपका अंध महासागर जिसे कहते हैं अटलांटिक महासागर, दक्षिण में अंटार्कटिका महासागर और पूर्व की ओर पड़ेगा आपका हिंद महासागर। ऊपर इधर आ जाता है अरब सागर, लाल सागर, गल्फ ऑफ एडेन। इतनी चीजें आपको जनरल तौर पर पता होनी चाहिए कि अफ्रीका के चारों ओर क्या है, तभी हम एक कॉन्टिनेंट को कवर अप कर सकते हैं। तो चलिए अपना शुरू करते हैं आज की क्लास। अभी तक तो मैंने आपको जनरल चीजें बताई थी अफ्रीका के बारे में। तो जो ये अफ्रीका कॉन्टिनेंट है, सबसे पहले एरिया की बात करते हैं तो क्षेत्रफल की दृष्टि से कौन सी रैंकिंग रखता है। देखो फर्स्ट नंबर पर एशिया आता है, सेकंड नंबर पर अफ्रीका। तो एरिया के अनुसार कौन सी रैंकिंग आती है इसकी, सेकंड, यानी हमारी पृथ्वी का दूसरा बड़ा महाद्वीप है, सेकंड नंबर वाला दूसरा बड़ा कॉन्टिनेंट है, महाद्वीप है अफ्रीका। तो क्षेत्रफल की दृष्टि से सेकंड रैंकिंग आती है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर अगर देखो क्वेश्चन दो तरीके के होते हैं। अगर वाटर प्लस लैंड दोनों की बात करें कि हमारी पृथ्वी का जो सरफेस है, हमारी पृथ्वी का जो सरफेस है उसका कितना प्रतिशत एरिया अफ्रीका के द्वारा कवरअप है, तो अफ्रीका ने पृथ्वी के सरफेस का 6%, इस सरफेस में वाटर प्लस लैंड दोनों आ जाती हैं, वाटर भी आ जाएगा प्लस लैंड भी, तो 6% एरिया कवरअप किया है किसने, अफ्रीका कॉन्टिनेंट में। बट अगर केवल लैंड की बात की जाए कि जो अफ्रीका है उसने पृथ्वी के लैंड एरिया का कितने प्रतिशत कवरअप किया है, तो लैंड एरिया का, केवल लैंड एरिया का 20.3% जो एरिया है अफ्रीका महाद्वीप के द्वारा कवरअप है। इतनी बात समझ में आ गई। देखो दो चीजें थी सरफेस में, तो हमारी पृथ्वी की सरफेस का केवल 6, सरफेस में आपकी वाटर भी आ जाएगी और लैंड भी आ जाएगी, दोनों चीजें आ जाएंगी, तो 6%। बट अगर केवल एग्जामिनर लैंड एरिया पूछता है कि अफ्रीका महाद्वीप ने पृथ्वी के जो धरातल का कितना प्रतिशत लैंड एरिया कवरअप किया है, तब आपका आंसर रहेगा 20.3%। रैंकिंग आपको पता चल गई कि क्षेत्रफल की दृष्टि से दूसरा बड़ा महाद्वीप है एशिया के बाद। अब इसके बाद पॉपुलेशन में देख लेते हैं, यानी जनसंख्या में, पॉपुलेशन में। तो अगर जनसंख्या की बात करें तो जो अफ्रीका महाद्वीप है इसमें एक चीज और है, अफ्रीका महाद्वीप में जो बर्थ रेट है और डेथ रेट है दोनों हाई है, यानी अफ्रीका महाद्वीप की जन्म दर और मृत्यु दर दोनों में सभी कॉन्टिनेंट में ये नंबर 1 है। ये आपका पीजीटी लेवल और नेट लेवल में क्वेश्चन पूछा जाता है, हर बार रिपीट होकर या घुमा फिरा कर डाल दिया जाता है कि जन्म दर निम्न में से किस में जन्म दर सबसे अधिक है, किस में मृत्यु दर सबसे अधिक है, या किस में जन्म दर और मृत्यु दर दोनों सबसे अधिक है। तो राइट आंसर रहेगा अफ्रीका, ठीक है। अगर वर्ल्ड के टोटल पॉपुलेशन का प्रतिशत पूछा जाए, परसेंटेज पूछा जाए, तो 14%, पूरे विश्व की 14% जनसंख्या निवास करती है कहाँ पर, अफ्रीका कॉन्टिनेंट के अंदर। उसके अलावा अफ्रीका में एक कंट्री पड़ती है, वैसे तो यहाँ पर आपकी लगभग अगर हम देखें तो 54 कंट्रीज हैं, छोटी बड़ी मिलाकर 54 कंट्रीज पड़ती है अफ्रीका में, 54। बट इसमें एक कंट्री ऐसी आती है जिसमें आपकी या ये कह सकते हो जैसे एशिया में हम कहते हैं ना, एशिया महाद्वीप में चाइना की जो पॉपुलेशन है वो सबसे अधिक है, सेकंड नंबर पर हमारा इंडिया आता है। उसी तरह अफ्रीका में नाइजीरिया, अफ्रीका में जो नाइजीरिया है इसकी पॉपुलेशन सबसे अधिक है, नाइजीरिया कंट्री की पॉपुलेशन सबसे अधिक है। जो अफ्रीका का नाइजीरिया है, पूरे अफ्रीका महाद्वीप की 14% जो पॉपुलेशन है अकेले नाइजीरिया में रहती है, यानी 54 देशों में से अकेला नाइजीरिया देश में अफ्रीका की 14% जो जनसंख्या है वो निवास करती है। समझ में आ गया, पूरे वर्ल्ड की 14% अफ्रीका में और अकेले अफ्रीका की 14% नाइजीरिया में। अब ये जो नाइजीरिया कंट्री पड़ती है ये आपकी लगभग यहाँ पर पड़ती है नाइजीरिया, ठीक है, यहाँ पर है नाइजीरिया। इतनी बात समझ में आ गई। अब दूसरी बात, जो अफ्रीका है,
अफ्रीका में हमने पढ़ लिया 54 कंट्रीज़ हैं। अब हम 54 कंट्रीज़ नहीं करेंगे, हम मेन कंट्रीज़ जो देश है मैं आपको साथ साथ में बता दूंगी। तो यहाँ पर जो अफ्रीका महाद्वीप है, अफ्रीका महाद्वीप का क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ी कंट्री कौन सी है, यानी ऐसी कौन सी है कंट्री जिसका एरिया सबसे बड़ा है, तो वो है भैया आपकी अल्जीरिया, और वो आपकी पड़ती है यहाँ पर एक पड़ती है कंट्री अल्जीरिया, यानी एरिया की दृष्टि से सबसे बड़ी कंट्री पड़ती है कौन सी, अल्जीरिया, जिसमें एटलस पर्वत का भी फैलाव है, अल्जीरिया। इतनी बात समझ में आ गई। देखो सबसे बड़ी आपने समझ ली अल्जीरिया क्षेत्रफल की दृष्टि से। अब दूसरा क्वेश्चन उठता है, क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटी कंट्री कौन सी है। तो ये जो अफ्रीका कॉन्टिनेंट है, इसमें आपने एक आइलैंड तो पढ़ लिया, मेडागास्कर, उसके अलावा कई छोटे छोटे आइलैंड भी इसमें आते हैं। स्मॉलेस्ट कंट्री की बात करें कि अफ्रीका कॉन्टिनेंट की सबसे छोटी कंट्री कौन सी है एरिया के अकॉर्डिंग, तो यहाँ पर कुछ छोटे छोटे आइलैंड पड़ते हैं जो कि अफ्रीका का ही पार्ट है। सॉरी, एशिया नहीं, अफ्रीका पढ़ रहे हैं हम, तो अफ्रीका का ही पार्ट है। तो ये है सेशलस कंट्री स्मॉलेस्ट कंट्री ऑफ अफ्रीका, ठीक है। तो यानी अफ्रीका कॉन्टिनेंट की सबसे छोटी एरिया के अकॉर्डिंग कंट्री है सेशलस। अब ये जो मेडागास्कर है, जो कि अफ्रीका का सबसे बड़ा आइलैंड है, अफ्रीका कॉन्टिनेंट का सबसे बड़ा आइलैंड कौन सा है, मेडागास्कर। बट वर्ल्ड का ये अगर सबसे बड़े में बात करें तो 4th रैंकिंग रखता है मेडागास्कर। विश्व में 4थी रैंकिंग आती है मेडागास्कर के आइलैंड में क्षेत्रफल की दृष्टि से, ठीक है। क्षेत्रफल की दृष्टि से 4th रैंकिंग पड़ती है मेडागास्कर की। तो इससे पहले 3 भी आपको पता होनी चाहिए। पहले 3 जो आइलैंड है वो कौन से हैं, तो सबसे फर्स्ट वाला तो मैं आपको नॉर्थ अमेरिका में पढ़ा चुकी हूँ, ग्रीनलैंड, जो कि आपका नॉर्थ अमेरिका के बिल्कुल उत्तर पूर्व की ओर था, ठीक है, ग्रीनलैंड। तो वो सबसे बड़ा था। तो फर्स्ट नंबर पर आता है हमारी पृथ्वी का सबसे बड़ा आइलैंड है ग्रीनलैंड। मैं यहाँ पर देखो ये नहीं पूछ रही कि हमारी पृथ्वी की सबसे बड़ी आइलैंड कंट्री, अगर एग्जामिनर पूछे सबसे बड़ी आइलैंड कंट्री, देन आंसर रहेगा इंडोनेशिया, जहां पर लोग रहते हैं, कंट्री इंडोनेशिया, नॉट ऑस्ट्रेलिया, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया एक कॉन्टिनेंट है, वो कंट्री नहीं है, कॉन्टिनेंट है, महाद्वीप है, हमारी पृथ्वी का सबसे छोटा कॉन्टिनेंट, ठीक है। तो ग्रीनलैंड हमारी पृथ्वी का सबसे बड़ा आइलैंड है। नंबर 2 पर आता है न्यू गिनी, और जो ये न्यू गिनी है ये ओशिनिया में पड़ता है आपका, यानी ऑस्ट्रेलिया के पास। नंबर 3 पर आता है न्यू गिनी के बाद बोर्निया, ये आपके इंडोनेशिया के निकट ही पड़ता है बोर्निया, और कॉन्टिनेंट कौन सा आ जाएगा, एशिया। नंबर 3 पर बोर्निया, नंबर 4 पर मेडागास्कर, जो कि किस में पड़ेगा, अफ्रीका के पास, ठीक है, अफ्रीका का कॉन्टिनेंट है। और नंबर 4 मैंने आपको मेडागास्कर बता दिया है। नंबर 5 पर पड़ेगा बेफिन आइलैंड। ये जो बेफिन आइलैंड है ये अटलांटिक महासागर में पड़ता है, जहां पर ग्रीनलैंड है। अगर आपको ग्रीनलैंड के लोकेशन पता है तो इसी के पास है बेफिन आइलैंड, ठीक है, इसी के नीचे है बेफिन आइलैंड, अटलांटिक महासागर में, अंध महासागर में, तो बेफिन आइलैंड। तो ये टॉप 5 आइलैंड है वर्ल्ड के, ठीक है। तो ये मैंने इसके साथ बता दिए हैं। 4th नंबर पर मेडागास्कर आता है, इससे पहले 3rd नंबर पर ये आते हैं। और आपका अगर इन आइलैंड कंट्री पूछा जाए तो वर्ल्ड की जो लार्जेस्ट आइलैंड कंट्री है वो है इंडोनेशिया, ठीक है। तब आपका आंसर ग्रीनलैंड नहीं रहेगा, क्योंकि ग्रीनलैंड आपकी क्या है, एक आइलैंड है, आइलैंड कंट्री नहीं है। अब इसके बाद आगे देखते हैं, जो हमारा अफ्रीका है, अफ्रीका में से कौन कौन से आपके लैटिट्यूड गुजरते हैं, तो यहाँ पर एक बात तो सीधी सी बात है, अफ्रीका एकमात्र आपका ऐसा कॉन्टिनेंट है जिसमें से 3 इंपॉर्टेंट लैटिट्यूड गुजरते हैं। और वो तीनों लैटिट्यूड कौन से हैं, एक तो आपका यहाँ पर आता है 0 डिग्री, जिसे हम कहते हैं भूमध्य रेखा, इक्वेटर, ठीक है, भूमध्य रेखा, यानी भूमध्य रेखा भी टच करती है, इक्वेटर भी टच करती है। नंबर 2 यहां से गुजरती है 23.5 डिग्री नॉर्थ, जिसे हम कहते हैं टॉपिक ऑफ कैंसर, यानी कर्क रेखा, यानी टॉपिक ऑफ कैंसर भी आपकी अफ्रीका महाद्वीप में से गुजरती है। और बिल्कुल साउथ में, यानी यहां से गुजरती है 23.5 डिग्री साउथ मकर रेखा, यानी टॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, यानी हमारी पृथ्वी का एकमात्र ऐसा कॉन्टिनेंट जिसमें से तीनों ही लैटिट्यूड्स
पास होते हैं, गुजरते हैं। तो भूमध्य रेखा भी, कर्क रेखा भी और मकर रेखा भी, तो तीनों ही लैटिट्यूड इसमें से गुजरते हैं। अब दूसरी बात देखो, अब यहाँ से आपका 0 डिग्री लैटिट्यूड भी गुजरता है। 0 डिग्री जिसे हम इंटरनेशनल टाइमलाइन कहते हैं, अंतर्राष्ट्रीय समय रेखा कहते हैं 0 डिग्री देशांतर रेखा को, जो कि आपके यूरोप के लंदन के ग्रीनविच शहर से गुजरती है। तो यहाँ पर हमारा यूरोप आ जाता है कॉन्टिनेंट। तो यहाँ से बिल्कुल सीधे तौर पर, ये थोड़ा आगे बढ़ गया, इधर आएगी, बिल्कुल सीधे तौर पर यहाँ से इस तरीके से आती है 0 डिग्री देशांतर रेखा, 0 डिग्री देशांतर रेखा। और थोड़ी साइड में कर लो, क्योंकि भाई ये तो मैंने हाथ से बनाया है, आप मैप में एग्जैक्ट देखोगे ना चीज़ें तब आपको समझ में आ जाएंगी। इस तरीके से 0 डिग्री देशांतर रेखा, समय रेखा, तो ये सारी ही रेखाएं कवरअप होती हैं अफ्रीका कॉन्टिनेंट के अंदर से। अब यहाँ पर देखो, जो ये आपकी रेखाएं हैं ये क्या बताती हैं? एक तो सेम चीज़ कि अफ्रीका की अगर हम बात करें तो जो अफ्रीका कॉन्टिनेंट है, अफ्रीका महाद्वीप है, ये उत्तरी गोलार्ध में भी और दक्षिणी गोलार्ध में भी, दोनों ही गोलार्धों में सेम स्थित है। ठीक है, फिर भी अगर पूछा जाए तो इसका ज़्यादा पार्ट उत्तरी गोलार्ध में आता है। ठीक है, जो अफ्रीका कॉन्टिनेंट है, तो देखो यहाँ पर है आपके 0 डिग्री भूमध्य रेखा, ये वाला पार्ट ज़्यादा है इस पार्ट की तुलना में, तो उत्तरी गोलार्ध में इसका ज़्यादा एरिया आता है अफ्रीका कॉन्टिनेंट का, उत्तरी गोलार्ध में, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में। ठीक है, साउथर्न हेमिस्फीयर की अपेक्षा। अब दूसरी बात, 0 डिग्री देशांतर की बात करें तो यहाँ पर आपको दिख भी रहा है ईस्ट वाला पार्ट अधिक है, अफ्रीका का ईस्ट वाला पार्ट यहाँ पर अधिक है। तो क्या आएगा? तो अफ्रीका का जो पूर्वी गोलार्ध, अफ्रीका पूर्वी गोलार्ध में ज़्यादा स्थित है। वैसे तो दोनों ही गोलार्धों में है, बट अगर एग्जामिनर ज़्यादा पूछे तो भाई हमारा पूर्वी गोलार्ध में, यानी आपका ईस्ट हेमिस्फीयर में अफ्रीका का ज़्यादा एरिया है। तो इस चीज़ को आप ऐसे समझ सकते हो, तो अफ्रीका उत्तरी गोलार्ध में ज़्यादा है और इधर पूर्वी देशांतर यानी पूर्वी गोलार्ध में ज़्यादा है। तो ये चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। और एकमात्र ऐसा कॉन्टिनेंट जो तीनों ही, जिसमें से लैटिट्यूड गुजरते, भूमध्य रेखा, कर्क रेखा, मकर रेखा। तो इतनी बातें आपको समझ में आ गई है। अब अफ्रीका जो कॉन्टिनेंट है इसको अलग अलग नामों से जाना जाता है। आप सबको पता है यहाँ पर बहुत भयंकर गर्मी होती है, क्योंकि तीनों लैटिट्यूड जिन पर सूर्य की किरणें बिल्कुल सीधी होती है, 21 मार्च और 23 सितंबर सूर्य बिल्कुल सीधा होता है भूमध्य रेखा, यानी ये कहते हैं हम कि ये वाला एरिया ऐसा होता है जो सारा साल सूर्य की किरणों के बिल्कुल सामने पड़ता है, यानी आपका जो टेम्परेचर हाई रहता है। दूसरी बात, 21 जून को सूर्य की किरणें कहाँ पर, कर्क रेखा पर बिल्कुल सीधी होती है, तो ये वाला एरिया भी अफ्रीका में आता है। और उसके बाद 22 दिसंबर सूर्य की किरणें मकर रेखा पर बिल्कुल सीधी होती है, तो ये वाला एरिया भी अफ्रीका में आता है। यानी ये पूरा का पूरा अफ्रीका हमेशा सूर्य के सामने रहता है। ये वाला पार्ट तो हमेशा रहता है, ये वाला पार्ट यहाँ पर कुछ सर्दी भी हो जाती है, और इधर जब यहाँ पर आपकी गर्मी है तो यहाँ सर्दी है तो यहाँ गर्मी, जो भी है। ठीक है, तो ये बात हमें क्या बताती है कि जो बेचारा अफ्रीका है वो सारा साल अधिक ऊंचा तापमान ज़्यादातर एरिया इसका कवरअप करता है, और इसी वजह से यहाँ पर जो टेम्परेचर है वो बहुत अधिक होता है। और टेम्परेचर अधिक है, यहाँ डेजर्ट भी आते हैं आपके, और टेम्परेचर भी अधिक है, इसीलिए जो अफ्रीका कॉन्टिनेंट है इसे उष्ण महाद्वीप कहा जाता है। उष्ण यानी गर्म महाद्वीप। और जो अफ्रीकन लोग हैं आप देखते हैं उनका अधिक तापमान की वजह से जो उनकी स्किन का कलर है वो भी ब्लैक हो जाता है, तो इसीलिए इसे काला महाद्वीप भी कहा जाता है। काला महाद्वीप के साथ साथ इसे अंध महाद्वीप भी कहा जाता है, क्योंकि इसके काफ़ी एरियाज आज भी ऐसे हैं जो मनुष्य की पहुंच से बाहर है। वैसे तो यूरोप वासियों ने ही अधिकतर अफ्रीका कॉन्टिनेंट की खोज की थी, जो यूरोप वासी थे, वैसे भी यही वो व्यक्ति थे जिन्होंने अधिकतर कॉन्टिनेंटों को खोजा था, उत्तरी अमेरिका, दक्षिण अमेरिका। तो अफ्रीका के भी काफ़ी एरियाज में यूरोप वासी ही आए थे, ठीक है, खोजकर्ता बनकर, तो उन्होंने ही काफ़ी एरियाज़ को खोजा था। तो अंध महाद्वीप भी इसे कहते हैं, क्योंकि आज भी काफ़ी एरियाज ऐसे हैं जो मनुष्य की पहुंच से बाहर है अफ्रीका कॉन्टिनेंट के। इसके साथ साथ इसे पठारी महाद्वीप भी कहा जाता है। पठारी यानी प्लेट्यू, तो इस पर काफ़ी पठार भी आते हैं। यहाँ पर इथोपिया का पठार, तंजानिया में, केनिया में, युगांडा में, जो हम सारे कवरअप करेंगे आगे। ठीक है, सारे प्लेट्यू, सारा आपका हाईलैंड कवर करेंगे अफ्रीका कॉन्टिनेंट के। तो ये अलग अलग नाम है जिससे अफ्रीका महाद्वीप को जाना जाता है। यहाँ के जो मूल निवासी हैं, यहाँ के जो बिल्कुल मूल निवासी जो यहाँ सदियों से रह रहे हैं, उन्हें कहते हैं निग्रो। यहाँ के मूल निवासियों को निग्रो कहते हैं। जैसे उत्तरी अमेरिका के
जो मूल निवासी थे उन्हें हमें रेड इंडियन कहा था ना, रेड इंडियन, उत्तरी अमेरिका के मूल निवासियों को। सेम उसी तरह अफ्रीका के जो बिल्कुल सदियों से यहाँ रह रहे हैं, यानी यहीं के रहने वाले हैं, कहीं और से आकर यहाँ पर नहीं बसे हैं, ऐसे लोग, तो यहाँ के मूल निवासियों को निग्रो कहते हैं। निग्रो का जो मीनिंग होता है उसे कहते हैं हबसी, यानी हबसी यानी जो कुछ मिला उसे ही खा लिया। हबसी, खाने को जो शौकीन होते हैं ना ज़्यादा, हम तो कहते हैं अरे ये तो हबसी है, इसे तो कुछ भी दे दो वही खा लेगा। तो ये इसी तरीके के लोग होते हैं, यहाँ के मूल निवासियों को निग्रो कहते हैं। तो इतनी बात आपको समझ में आ गई। अब इसके बाद जो अफ्रीका कॉन्टिनेंट है, तो यहाँ पर कुछ और भी जनजातियाँ रहती हैं अफ्रीका कॉन्टिनेंट में, जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ये तो आपने मूल निवासियों को देख लिया, जो कि आपके निग्रो जनजाति के लोग थे, निग्रो प्रजाति के थे, जिन्हें हबसी कहते हैं। इसके अलावा अफ्रीका में कुछ जनजातियाँ भी पाई जाती हैं। एक तो आप ध्यान से देखना, आई थिंक इस वीडियो में नहीं कराऊंगी, इसके पार्ट 2 में मैं आपको सारे डेजर्ट वगैरह कराऊंगी, पर्वत कराऊंगी, माउंटेन कराऊंगी, क्योंकि वीडियो फिर काफ़ी लंबी हो जाती है, फिर बच्चे कंप्लेन करते हैं। तो यहाँ पर अफ्रीका कॉन्टिनेंट में यहाँ पर पड़ता है सहारा, सहारा मरुस्थल, सहारा डेजर्ट, ठीक है। और यहाँ पर पड़ता है कालाहारी डेजर्ट, कालाहारी डेजर्ट, सहारा मरुस्थल, कालाहारी डेजर्ट। और इधर पड़ता है कांगो बेसिन, यहाँ पर आता है कांगो बेसिन, कांगो बेसिन। ये सारी चीज़ें मैं आपको डिटेल में भी पढ़ाऊंगी, नेक्स्ट वीडियो में हमारे में पढ़ेंगे हम। कांगो बेसिन, सहारा मरुस्थल, कालाहारी और कांगो बेसिन। और ये वाला जो पार्ट है ये है पूर्वी अफ्रीका, ये है पूर्वी अफ्रीका, यानी ईस्ट वाला पार्ट ईस्ट अफ्रीका। यहाँ पर सहारा मरुस्थल के अंदर जो जनजाति रहते हैं, यानी यहाँ के जो लोग हैं उन्हें हम कहते हैं जनजाति, जो यहाँ काफ़ी टाइम से रह रहे हैं। तो जो सहारा जनजाति है, सहारा में ये जो लोग रहते हैं, ऐसे लोगों को बद्दू कहा जाता है, बद्दू। सहारा में रहने वाली जनजातियों को किस नाम से जाना जाता है? बद्दू जनजाति। एग्जाम में पूछी जाती है, सहारा में किस जनजाति के लोग निवास करते हैं? बद्दू जनजाति के, ठीक है। कालाहारी के मोस्ट इंपोर्टेंट, आपने एमएससी की होगी तब भी पढ़ा होगा। कालाहारी में जो जनजाति यानी कालाहारी में जो लोग रहते हैं उसे कहते हैं बूशमैन। कालाहारी में जो लोग रहते हैं, कालाहारी मरुस्थल के बूशमैन, कालाहारी में रहते हैं बूशमैन। कांगो बेसिन, कांगो बेसिन में जो रहते हैं उन्हें कहते हैं पिग्मी। कांगो बेसिन के पिग्मी, कांगो के पिग्मी, ऐसे याद कर सकते हो, कांगो के पिग्मी। सहारा के बद्दू, कालाहारी के बूशमैन और कांगो के पिग्मी। और पूर्वी अफ्रीका, पूर्वी अफ्रीका में जो लोग निवास करते हैं वो है मसाई जनजाति के लोग, मसाई। पूर्वी अफ्रीका में मसाई। तो ये 4 जनजातियां मोस्ट इंपोर्टेंट अफ्रीका की, इन चारों को आपको याद रखना पड़ेगा। सहारा के बद्दू, कालाहारी के बूशमैन, कांगो के पिग्मी और पूर्वी अफ्रीका में मसाई जनजाति के लोग रहते हैं। तो आई थिंक हम इस वीडियो को यहीं पर स्टॉप करते हैं। इसके सेकंड पार्ट में हम आगे की इंफॉर्मेशन पढ़ेंगे, फिजिकल फीचर्स ऑफ अफ्रीका करेंगे पूरा डिटेल से। तो आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट करना, और मेरे चैनल के साथ मैक्सिमम जुड़ो। स्टडी विद दीपा सैनी मेरे चैनल का नाम है, ठीक है। और इसके साथ साथ इस चैनल पर आपको बहुत कुछ मिल जाएगा जो आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहने वाला है आपकी वीडियोस में। और इसके साथ साथ अचीवर्स एकेडमी ऐप पर पीजीटी और टीजीटी का पेड कोर्स अवेलेबल है। तो जो स्टूडेंट पेड कोर्स लेना चाहते हैं वो अचीवर्स एकेडमी ऐप ज्वाइन करें। एक बार फिर से कहूंगी, अगर मेरी वीडियोस आपको अच्छी लगती हैं तो मैक्सिमम लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। ओके, हैव ए नाइस डे। Thank you for watching.